ओपन कर लो सभी लोग सेक्शन ए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चलो पहले सेक्शन ए के अंदर 4 तक किसी को कोई डाउट है? 1 to 4। सेक्शन कौन सा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4। 4 से पहले कोई? क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्या कह रहे हो बेटा? ओके, 4 से पहले कोई नहीं है। A loop carrying current I lies in the xy plane as shown in the figure. A unit vector k cap is coming out of the plane of the paper. The magnetic moment of the loop is. क्वेश्चन नंबर 4 में किसको डाउट है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट ये सिंपली हो जाता है NIA। एन जहां पे होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो जाता है करंट, ए हो जाता है एरिया, है ना? आपको सिर्फ ये बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। आई करंट है, नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही है। इस फिगर का एरिया निकालना था। क्या दिक्कत हुई, एरिया नहीं निकाल पाए आप? सर फोर्थ वाला सर फोर्थ वाला क्वेश्चन यही है ना, करंट टाइप फ्लोज इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर। नहीं यार, मैं कुछ और देख रहा हूँ क्या? सर मैं क्वेश्चन तो ये सर कुछ और ही क्वेश्चन है फोर्थ वाला में। कहाँ पे? अच्छा, एक सेकेंड। देखो लास्ट टाइम हमने सेट 2 किया था ना? यस लास्ट टाइम सेट टू कर लिया। अभी आप लोग लेवल 2 का सेक्शन ए बोल रहे हो? यस सर लेवल 2 का सेक्शन। लेवल 2 का सेक्शन ए, असाइनमेंट जो लिखा है ऊपर। यस सर। यार वही तो खोल रखा है मैंने भी। सर 184 पेज नंबर 1। सर आप एक बार ये क्वेश्चन बताइए ना, आप कौन सा कर रहे हैं, मतलब पहले थोड़ा पढ़ के। लूप कैरिंग करंट। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। क्या बेटा? सर वो सेक्शन जी का फोर्थ क्वेश्चन है। ये सेक्शन जी है मेरे में। सर आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो वो सेक्शन जी का फोर्थ है। मेरे में ए लिखा है। आपका क्वेश्चन कौन सा है बोलो जरा? A current type flows in a long straight wire with cross section having the form of a thin quarter ring of radius r. The magnetic field B at the point of the current flows. बस पहली लाइन बोलो, मुझे चेक करना है बस। The current type flows in a long straight wire with cross section करंट having आई, हाँ ये सेक्शन ए सर में। मैंने आपको भेजा है। यार मेरा मॉड्यूल ही अलग है क्या? इसमें तो नहीं है ये क्वेश्चन। एक काम करते हैं, सेक्शन जी का पहला क्वेश्चन क्या है जरा बताना। सेक्शन जी का A magnetic field B is equals to B naught J cap exists in the region A ओके ठीक है। less than। तो पहले हम सेक्शन जी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे को दिख रहा है।
तब तक कोई जो फ्री हो, जिनको इनिशियल क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, वो सेक्शन ए के फोटोज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। चलिए सेक्शन जी में 4 तक कोई डाउट? सेक्शन जी क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई डाउट? सर 6 सर 6। 6 Sir, 6 के अलावा कोई? नो सर। सर वो सेक्शन जी में थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, उसमें फर्स्ट ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ रहा मेरा आंसर में। टू तो आएगा ना बेटा, सेंटर पे फील्ड कितनी आती है? म्यू नॉट आई बाय 2r। तो आपने लिखा होगा म्यू नॉट आई बाय 2x। योर ऑल नोट्स में भी है। क्लास नोट्स में है क्वेश्चन? यस सर है। करके बताऊं क्या अभी भी? जिनको डाउट है वो बोले। क्लास नोट्स में है आंसर। एक बार देख। नोट्स में 2 भी होगा नीचे। ऐसे दोनों है, 2 3 दोनों नोट्स में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। A symmetrical star-shaped conducting wire loop is carrying a steady current I as shown in the figure. Distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a. The magnitude of magnetic field at the center of the loop is. तो स्टार आपको दिया गया है और उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। यहाँ कुछ ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हमें एंगल वगैरह देखने पड़ेंगे इसमें। किसी भी एक वायर का अगर मैं निकाल लेता हूँ एक पोर्शन का, तो हर एक वायर का उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये डिस्टेंस आपको दे दी गई है 4a। तो सबसे पहले तो देखो ये एंगल कितना आएगा आपका, देख सकते हो। 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड किया है, तो ये एंगल आपको 60 डिग्री मिल गया। मैं इस वायर को कंसिडर करता हूँ, सिर्फ ये वाला जो वायर है, और सेंटर हमारा कुछ यहाँ पर है। इसे ओ कह देते हैं। तो इस तरह का कुछ सेक्शन हमें दिया गया है। अब यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो ये एंगल आपको पता है कि कितना है, 30 डिग्री है ना। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, या इसको ड्रॉ कर लो और दूसरे तरीके से। डिग्री है ना हमारे पास। इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि वायर तो इस तरह से आपका पॉइंट कुछ यहाँ है, अब ये एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा हमें ये देखना है बस। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होगी। साइड लेंथ अगर मैं ए मान लेता हूँ, ये लेंथ अगर ए है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 2a होने वाली है ना। यस। ये डिस्टेंस 2a है। अब ये डिस्टेंस हम देख सकते हैं, साइड लेंथ अगर मैंने ए मानी है, वैसे ये 4a है तो साइड लेंथ ए नहीं मान सकते, कुछ और आएगी। साइड लेंथ को मान लो x है कुछ, है ना। तो
कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस? ज्योमेट्री लगानी है। सर ऊपर 60 डिग्री हो रहा था तो 30 में डिवाइड होके फिर ये राइट एंगल वाला पाइथागोरस लगा देंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, एंगल बस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल 30 डिग्री आ चुका है हमारे पास पहले ही, है ना? थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये 30 डिग्री आ चुका है। ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ से ज्वाइन कर लो इससे। ये बॉटम पार्ट को ज्वाइन कर लिया हमने। ओके, अब यही एंगल हमें पता करना है कितना आएगा। ये वाला एंगल, ये 30 है। ये एंगल हमें मिल गया ना, ये 60, ये 30, ये 90, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। अच्छा, ये भी है 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा? ये अगर निकालना है हमें, ये आपको पता है 30 डिग्री है। 30 30 60 हो गया, ये पूरा 120 हो गया। यस 120 है, ये हमारा 60 है, तो ये बचा हमारा 60। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये 60 डिग्री आ गया हमारे पास। ये आप देख ही सकते हो कि ये पूरा एंगल, ये भी 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ये भी हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो सारे एंगल्स आ चुके हैं हमारे पास। अब बस हमें उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वायर से। तो ये वायर इस तरह से, यहाँ है आपका पॉइंट O। सर वो 30 की जगह 60 आएगा। वहाँ पे 30 की जगह 60 आएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में जो राइट साइड वाला है ना एंगल, ये हाँ, तो अब ये डिस्टेंस आपको दी गई है 4a। हमें इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। जो भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, अगर ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं आएगा, कुछ इधर आएगा।
है ना। यस वो डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी हमें, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये हमें 4a पता है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, इसकी पूरी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो 4a sin 30 डिग्री तो आ जाएगी। दोनों साइड दोनों सर वो डिस्टेंस 2 है। पॉइंट एक साइड ही था ना सर। सर 2a हो जाएगा ना वो 4a की जगह। तो ये हो जाएगी 2a sin 30 डिग्री, यानी कि a, तो a ही है हर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एंगल बस आपको किसका देखना है, टॉप कनेक्ट करने का और बॉटम कनेक्ट करने का, और दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे, ऑपोजिट साइड पे लाई करेंगे, सेम पे करेंगे ना सर। सेम साइड पे लाई करेंगे। अब ये हमारी ड्राइंग के हिसाब से अलग आ रहा है, पर ऐसा होगा नहीं, तो कुछ ऐसा होगा, एक्सटेंड किया होगा तब जाके इस तरह से आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है। तो क्या लिखोगे, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, ठीक है। सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया था, देख सकते हो आप, 60 डिग्री, 30 है। है ना। ये हमें मिल जाएगी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अरे यस सर। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एक वायर की वजह से इस वायर की वजह से आ गई, है ना। इस वायर की वजह से भी सेम ही आने वाली है। यस सर। ये जो दूसरा वाला वायर है, तो टोटल फील्ड को क्या लिख सकते हैं, बी नेट, या तो टोटल कितने वायर्स हैं, हर एक ट्राइंगल में 2 हैं, ट्राइंगल 12, तो 12 इंटू बी, 12 इंटू म्यू नॉट I बाय 4 पाई a इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया, थोड़ा सा ज्योमेट्री में फंसाने के लिए क्वेश्चन है। यस चलिए 8 तक और कोई डाउट, 11 नो तक सर। कोई डाउट, सर 11th 11 में 10th सर आर 10 से ग्रेटर वाले नहीं हो रहे। बेटा क्वेश्चन नंबर बोल दो बस, एक 10th में डाउट है ना। A straight wire carrying current I is Yes, sir, continuous. The magnitude of magnetic moment is m. The length of the wire will be. तो मान लो कि एक वायर है जिसकी लेंथ l है, उसका एक लूप बना दिया गया है जिसकी रेडियस होगी कुछ r, तो आपको बताया l ये होगा 2 पाई r। अलग क्वेश्चन है शायद से सर। यस सर अलग है कुछ। सर अलग है। क्या क्वेश्चन है फिर, पढ़ो एक बार। A particle particle of mass m charge positive A particle of mass m positive charge q moving with a constant velocity u1 is equals to 4 I cap meter per second. मेरे मॉड्यूल तो ऑब्वियसली अलग है आपके मॉड्यूल से, तो आपको फोटो खींच के कोई एक भेज दो मुझे पहले। सर एडवांस 2013 का क्वेश्चन। बेटा मेरे पास जो मॉड्यूल सर है उसमें क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन भेज दो। सेक्शन ए तो आ गया है मेरे पास, है ना, और सेक्शन जी कर रहे हैं ना हम अभी अपन, सेक्शन जी भी अगर कोई भेज दो फटाफट, बस फोटोज खींच के भेज दो, बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं।
चलो आ गया, दर्पण ने भेजा है क्वेश्चन नंबर 10। पार्टिकल ऑफ मास एंड पॉजिटिव चार्ज q इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 I cap enters the region of magnetic field normal to the xy plane. The region of magnetic field extends from x is equal to 0 to x is equal to L for all values of y. After passing through this region, the particle emerges on the other side after 10 milliseconds with velocity this. The correct statement is R. दूसरा साइड तो भेजते मेरे भाई। आ Is गया that दूसरा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इससे। तो बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज q मूविंग विद 4 I cap। तो सबसे पहले पार्टिकल को ड्रॉ कर लो। इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। enters a uniform region normal to xy plane. The region of magnetic field x is equal to 0 से x is equal to L तक है। तो ये पॉइंट हो गया x is equal to 0, यहाँ से कुछ x is equal to L तक आपका मैग्नेटिक रीजन है। टाइम जिसमें वो बाहर आता है वो आपको दिया गया है 10 मिली सेकेंड, एंड वेलोसिटी जिससे वो बाहर आता है वो आपको दी गई है 2√3 I cap प्लस j cap। ठीक है, इस स्पीड से बाहर आता है। ओके, तो सबसे पहले तो टाइम स्पेंड का फॉर्मूला हमें पता है। टाइम स्पेंड जो हो जाता है वो हो जाएगा सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड किया थीटा बाय ओमेगा, है ना, यानी कि थीटा बाय ओमेगा हो जाता है बी क्यू बाय एम। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है आपसे। टाइम स्पेंड अगर ये है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, थीटा एंगल सबटेंडेड है, कितना एंगल सबटेंड किया होगा वो आप निकाल सकते हो इस तरह से। मान लो ये है आपका रीजन ऐसे, और ऐसे वो एंटर किया और ऐसे घूमकर कुछ यहाँ से एग्जिट किया होगा, कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये थी 4, उन्होंने आई कैप में दे रखी है 2√3 और जे कैप में दे रखी है 2, कुछ इस तरह से। तो यहाँ होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एंगल ऑफ डिविएशन हो गया आपका थीटा। तो tan थीटा आप देख सकते हो, ये आ गया आपके पास कितना 1/√3, यानी थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है, यानी कि 30 डिग्री। थीटा आ गया π/6, पुट कर देंगे अगर यहाँ पे तो ये 10 मिली सेकेंड हमें दिया हुआ है, यानी आप कह सकते हो π/6 m/bq ये होना चाहिए 10 मिली सेकेंड, यानी 10 की पावर -2। तो b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी, 100 πm/6bq/6q। तो सी ऑप्शन आ गया एक तो। और अब पूछा गया है कि डिविएशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देख सकते हो v क्रॉस b, सेंटर अगर ऊपर की तरफ आया है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, इनटू द प्लेन होनी चाहिए, यानी कि -z एक्सिस। क्लियर हुआ? यस। बोलिए जिनको डाउट था, क्लियर है? yes sir? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में कोई डाउट? तो 11th में आर से ग्रेटर वाले ऑप्शन बी सी डी में डाउट है। Question number 11. A steady current I flows along a infinitely long hollow cylinder of radius r. The cylinder is placed coaxially inside an infinite solenoid of radius 2r.
solenoid has n turns per unit length and carries a steady current I. Consider a point P at a distance r from the common axis. तो ऐसे कुछ होगा आपका सोलेनॉइड 2r रेडियस का, और उसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर को रखा गया है जो कि है r रेडियस का। दोनों की एक्सिस सेम है। पूछा क्या जा रहा है? कंसीडर पॉइंट पी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस। क्या होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, दोनों में करंट की वैल्यू हमें I दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं कि इस सिलेंडर में तो करंट अंदर की तरफ है, मान लो कुछ I, और सोलेनॉइड के अंदर जो भी करंट होगा वो अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा हर जगह पर यूनिफॉर्म। तो सोलेनॉइड की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स आने वाली है, वो होगी म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। P1 कह देता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो B1 बोल दिया मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। अब पूछा जा रहा है आपसे, पहले R अगर अंदर रहता है, यानी एक पॉइंट अगर हम अंदर ले लेते हैं, ये पॉइंट अगर मैंने ले लिया, इसमें आपको डाउट नहीं है शायद, है ना? नो सर, इसमें नहीं, म्यू नॉट एन आई आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं अगर हम बाहर वाले दोनों के बीच में, यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। तो पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, है ना। तो इस वायर की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पर, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब डायरेक्शन, वैल्यू नहीं सॉरी, डायरेक्शन क्या आएगी अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात की जाए। तो I क्रॉस R अगर आप करते हो तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी B2, और मान लो ये B1 मैंने आउट ऑफ द प्लेन मान रखी है, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड B1 भी होगी, है ना। तो नेट फील्ड कुछ एंगल पर आने वाली है। तो फॉर R अगर हमारा लाई करता है R से 2R के बीच में, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द कॉमन एक्सिस। क्या एक्सिस के अलोंग आएगी मैग्नेटिक फील्ड? नो सर। नो सर। नहीं, हम देख सकते हैं क्लियरली नहीं आने वाली। इस एक्सिस तो हमारी बाहर की तरफ है, के कैप में है, और फील्ड नेट के कैप में आ ही नहीं सकती। द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन द एक्सिस। अब बात आ रही है कि क्या वो टेंजेंशियल होगी। तो ऐसा सोच के देखो कि अगर आप इस जगह पे आर रेडियस का सर्कल बनाते, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, और एक और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउट ऑफ द प्लेन है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आता। क्या वो टेंजेंशियल रह पाता? नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल में नो तो आप सर। दूसरा एक वेक्टर जोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली वो टेंजेंशियल भी नहीं रह पाएगी, है ना। फिर r ग्रेटर देन 2r, r अगर ग्रेटर देन 2r है, यानी हमारा कोई बाहर वाला पॉइंट है इस तरह से, तो उस पे तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से रहने वाली है? वायर की वजह से। सोलेनॉइड की वजह से तो कोई फील्ड वायर होगी नहीं से। बाहर, सिर्फ किसकी वजह से रहेगी? वायर की वजह से। तो वो वायर सिंपली I/2r हो जाएगी, बाय 2πr, है ना। और डायरेक्शन हम देख सकते हैं ओके। obviously, कुछ इस तरह से। क्लियर हो? यस चलिए सर। 13 और बताओ। ओके 15 तक कोई डाउट? सर 13 के ए ऑप्शन में था। A uniform magnetic field B exists in a region x is equal to 0, 3 r/2 pointing normally into the plane. A particle with charge q momentum p is directed along the axis from region 1 to region 2 at p1. Which of the following are correct? To the longest possible path in the region. In region 2, the Excuse me. magnitude of change in linear momentum between p1 and point p2 is p/√2.
हाँ बोलो। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। सर ये जो B2 लिखा है उसका डायरेक्शन कैसा लिखा है आपने? कहाँ पे बेटा? सर ये किस पिछले पॉइंट? क्वेश्चन में। दोनों के बीच में या बाहर वाले पॉइंट के लिए? सर दोनों के बीच वाला। कैसे आएगा वायर की वजह से? आई क्रॉस आर कर दो इससे परपेंडिकुलर आर वेक्टर से। ओके सर। भाई ए पार्ट में क्या डाउट है? 2p का नहीं होगा मोमेंटम चेंज? क्यों भाई? स्पीड यस बदलेगी? सर। यस सर क्या? फिर डाउट क्या है तुम्हें? अगर यस सर ही बोल दिया, मैंने कुछ एक्सप्लेन तो किया नहीं है, मैंने तो पूछा है। मोमेंटम चेंज पूछा गया है ना, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से वो एंटर करता है पी मोमेंटम से, यही लैंग्वेज है क्वेश्चन की। और जब वो घूम Yes. के रीजन में वापस आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह से घूम के वापस आएगा, तब उसकी स्पीड बदलेगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी सर स्पीड। The तो same. मोमेंटम भी सेम रहेगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रखा है आपने, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? माइनस पी माइनस इनिशियल माइनस पी, तो माइनस 2p। और मैग्नीट्यूड पूछा गया तो क्या आएगा? 2p। तो क्लियर हुआ? इसमें 5 पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस पूछा है ना? क्या पूछा है? farthest point from y axis. farthest point from y-axis. Magnitude of change in linear momentum between point P1 and the farthest point from the y-axis. तो farthest point जो भी होगा y-axis से आगे भी, तो वो P से ही मूव करता रहेगा ना हमेशा जीवन भर। Yes sir. हाँ सर. सेम तो आंसर आएगा। Okay. Thank you. चलिए क्वेश्चन नंबर जब 14। फारदेस्ट पॉइंट आएगा तब तो p√2 आ जाएगा ना चेंज इन मोमेंटम। कैसे? सर फारदेस्ट पॉइंट पे तो वो मतलब वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, अभी तो इनिशियली पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। जब farthest point y-axis से होगा तो y-axis के along मूव करेगा। हाँ सर, मतलब उसी डायरेक्शन मूव करेगा फारदेस्ट पॉइंट पे। तो वो y-axis से दूर जाएगा ऐसा होने पे। सर फारदेस्ट पॉइंट पे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करेगा ना, मतलब प्रभु, इनिशियल जो एक्स एक्सिस के पहले अलॉन्ग। सुन लो बेटा, सुन लो। क्या नाम है आपका बेटा? नाम बताइए जरा। हर्ष। हाँ सर। अब आप क्या कह रहे हो वो बताओ मुझे। फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है? सर वो मतलब एंड, मतलब इधर एंड में है ना, टेंजेंट के रेड वाली लाइन के एकदम एंड में जो है वो। ये पॉइंट? नहीं सर वो नहीं। ये पॉइंट? सर वो पाथ के अलॉन्ग ही जो आपने बनाया, पाथ के along। ये पॉइंट? सर पाथ जो रेड कलर का पाथ है उसके ऊपर जो फारदेस्ट पॉइंट आएगा वाई एक्सिस से, वो। कौन सा आएगा? वही तो पूछ रहा हूँ। सर वो पाथ जो रेड कलर का बनाया है उसके ऊपर पहले एक बात फारदेस्ट। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे हुआ था नहीं हुआ था? सर हुआ था मेरे से। आपको कोई डाउट है? नहीं, ऑप्शन ए आंसर सही है या गलत है? गलत है सर। फिर आपकी समस्या क्या है? नहीं सर, वो चेंज इन मोमेंटम 2p लिखा हुआ है तो √2p आएगा वो। कैसे? सर फारदेस्ट पॉइंट से मतलब वाई एक्सिस से फारदेस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का मोमेंटम का चेंज पूछा है। अच्छा ठीक है। मुझे लगा इस एक्सिस से जब ये इस रीजन में वापस आ जाएगा, पर री एंटर्स थ्रू रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन रीजन 2, तो बेटा री एंटर कैसे करेगा? अगर यहाँ आया तो री एंटर कैसे किया फिर?
नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा, जो पाथ है उसी पे चलेंगे, मगर बाई एक्सिस से जो फारदेस्ट पॉइंट है हम तो वो देखेंगे ना, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का मोमेंटम ठीक है, चेंज। तो लैंग्वेज एग्जैक्टली क्लियर नहीं कि इस रीजन के अंदर जब होगा, हालांकि यहाँ से भी जब दूर जाने लग जाएगा तब भी तो वाई एक्सिस से दूर ही जाएगा ना रीजन क्रॉस करने के बाद। तो मैंने कंसिडर किया क्वेश्चन ये कहना चाहता है जब वो री एंटर कर जाएगा दूसरे रीजन में, when the particle re-enters region 1 through the longest possible path in region 2, the magnitude of change in its linear momentum between point P1 and the farthest point from y-axis। तो when the particle का मतलब तो ये हो जाता है कि जब पार्टिकल री एंटर करेगा दूसरे रीजन के अंदर, यही मतलब हुआ ना शायद, कि मैं गलत कह रहा हूँ? यस सर भाई। तो अगर when the particle की बात की है तो फिर जब वो दूर जाने लग जाएगा y एक्सिस से तब की बात हो रही है। अगर ये लिखा होता कि पार्टिकल एंटर करता है और जब वो सबसे ज्यादा दूर होता है y एक्सिस से ड्यूरिंग इट्स पाथ, तो फिर उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो उसका आंसर बिल्कुल सही है कि जब ये इस तरह से घूम रहा होगा और यहाँ कहीं होगा तब उसका मोमेंटम ऊपर की तरफ p होगा और अब चेंज इन मोमेंटम √2p आ जाएगा, है या नहीं? यस। वो लैंग्वेज अजम्पशन के ऊपर है, हालांकि तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी सही कह रहे हो। चलो 14 में डाउट किसी को? 15, 16, सर 16 में है। 16 क्वेश्चन में डाउट है। ओके 16th में बोला गया कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप is moving with velocity, wire of parabolic shape is moving with not I cap in non-uniform magnetic field, ये दी गई है हमें, as shown in the figure। बाकी सब constant है। delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire, the correct statement is। तो इस तरह से आपको वायर दे दिया है, ये 0 है, ये √L है ना, और ये डिस्टेंस L बताई गई है। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है लेकिन वो y के साथ चेंज कर रही है। b दिया गया है हमें b0 1 + y/L की पावर बीटा k कैप, सभी कुछ कांस्टेंट है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा अगर रॉड इस तरह से आगे वायर इस तरह से अगर आगे मूव करता है v0 वेलोसिटी, तो इस तरह v0 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। हम देख सकते हैं v क्रॉस भी अगर हम करेंगे तो हर एक के लिए बैटरी सेम पोलैरिटी में बनने वाली है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे जाता हूँ और एक dx थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये वायर कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। इसे ऑलमोस्ट कैसा मान सकते हैं हम? हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं, यस। है नहीं? या फिर इस तरह से मान लो। हॉरिजॉन्टल कैसे मान लेंगे? इस तरह से कुछ एलिमेंट मान लेते हैं हम, जहाँ इसका कुछ एंगल जरूर बन रहा होगा वेलोसिटी से। वेलोसिटी इस तरफ होगी v, ये कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, वो tan थीटा हम निकाल सकते हैं। हमें कर्व की इक्वेशन दी गई है, y है x², तो dy/dx क्योंकि tan थीटा के इक्वल होता है, वो मिल गया आपको 2x। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। इसका जो छोटा सा EMF क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है अगर B, तो छोटा सा EMF dV, उसे मैं क्या कह सकता हूँ, B, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी ये पूरी चीज, इनटू इसकी वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी कौन सी वाली ले सकते हैं, परपेंडिकुलर या लेंथ का कंपोनेंट ले लो परपेंडिकुलर, तो v इनटू लेंथ का कंपोनेंट में परपेंडिकुलर वाला ले लेता हूँ, है ना। अच्छा लेंथ है कितनी, ये आपकी लेंथ अगर dl है तो आप कह सकते हो ये डिस्टेंस हमारी dx है, तो dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx/cos थीटा, यस। है ना। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ जाएगी, dl sin। ये हमारा छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया है। टोटल डेल्टा v के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v0
1 प्लस y को लिख दो x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय l की पावर बीटा इंटू v इंटू dl को लिख देते हैं dx बाय cos थीटा इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी, ये आ गया हमारे पास। और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा b नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल की पावर बीटा इंटू वी इंटू डी एक्स इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 2x। x वेरी करेगा 0 से लेकर अंडर रूट एल तक, इंटीग्रेट कर सकते हो। यस सर, Definitely लग रहा है। एलिमेंट ले कम रहा था सर, क्या कह रहे हो भाई? एलिमेंट ले रहा था ना उस टाइम, एरर आया था इसलिए गलत हो था। एक बार ट्राई कर लूंगा सर। अब तो बचे ही क्या है, इसी को तो इंटीग्रेट करना है बस। यस सर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 18। सर 17। Electrical resistance of a certain material known as superconductor changes abruptly from non-zero to a zero value as the temperature is lowered below critical temperature. An interesting property of superconductor is that their critical temperature becomes smaller than Tc, so they are placed in magnetic field. That is, the critical temperature is a function of magnetic field, depends on Tc is shown in the figure. In the graphs below, the resistance R of a superconductor is shown as a function of temperature T of two different magnetic fields B1 and B2. If B2 is larger than B1, which of the following shows the correct variation of R with T? Okay. क्या सोचा आपने इसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है तो फिर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा सर, और ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ओके, तो सही तो है। आप दिक्कत क्या है, सही तो कह रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ओके, तो टेम्परेचर एट विच resistance becomes zero decreases, है या नहीं? यस। तो अगर हम देखें तो किसका टेम्परेचर कम दिया हुआ है इसमें? B2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? B2 बड़ा है B2 B1 बड़ा है तो B2 का क्रिटिकल टेम्परेचर B1 से कम होगा, तो उससे वो सिर्फ ए ग्राफ ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर 2 छोटा होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर 1 से। ऐसा किस ग्राफ में दिया हुआ है आपको? तो सिर्फ ए ग्राफ में दिया हुआ है। तो लॉजिक एकदम सही था और उसी के हिसाब से आंसर भी मैच कर रहा है। 18th में भी डाउट है? नहीं सर, हो जाए। ओके, पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आप बता सकते हैं क्या भाई? सर लॉजिक कौन सा यूज किया? लॉजिक इसमें यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर।
डिपेंडेंस आपको दे दी गई है ना सीधे सीधे से। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है आप देखो क्रिटिकल टेम्परेचर घट रहा है नहीं ग्राफ में, जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया है। घट रहा है सर। तो वैसे ही जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसका कम टेम्परेचर पर ही जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। बोलो। यस सर। 1920 तो 20। अरे 20 पूछा तो 19 भी पूछ ही लो ना भाई। नहीं सर 19 हो गया था। 20 भी कर लेते फिर। The figure shows a circular loop of radius A with two long parallel wires all in the plane of paper. The distance of each wire from the center of the loop is d. The loop and the wires are carrying the same current I. Current in the loop is in the counterclockwise direction as seen from above. Consider d is very very greater than A. The loop is rotated about its diameter parallel to the wire by 30 degree from the position shown in the figure. The currents in the wires are in opposite direction. The torque on the loop at its new position will be. बहुत ही आसान सवाल है वैसे तो। टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का मात्र फॉर्मूला लगाना है। तो लूप तो लगभग एक पॉइंट बन चुका है। ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है। पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आ जाएगी। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 म्यू नॉट I बाई 2 पाई d। भाई इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री बना रहे होते, पर अब क्या हो गया है, अब आपका लूप 30 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है, तो उसका एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री। तो टॉर्क जो होता है Yes. हमारा वो हो जाता है m क्रॉस b, यानी कि I इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 30 डिग्री। अब तो बोल दो हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 22। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्या कह रहे हो? 21 22 में कल बोलना ना, कल बोलना। 21, 22 में डाउट है। 30 तक पहुंच गए हम। 31, 32, 31, 32। आप लोग क्या करते हो, दूसरे का वेट करते हो, दूसरा बोलेगा, अपन को बोलना भी नहीं पड़े, मुंह से आवाज भी नहीं निकालनी पड़े, हमें बोलेंगे भी नहीं हम। मैं 30 तक पहुंच गया और तुम बोल ही नहीं रहे कुछ। बोलो 29 से 33 में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो। 21 और 22 के अलावा कोई डाउट है किसी को? 21 और 22 के अलावा कोई डाउट? नो हाँ भाई, आपका 21 में डाउट बताइए क्या है? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया या कोई पर्टिकुलर डाउट है? नहीं सर समझ ही नहीं आया क्या बता रहे हो। हर्ष बोल रहे हो क्या? यस सर। चलो देखो, बताना कि आप क्या सोच रहे थे और सॉल्यूशन क्या निकला।
तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा टफ आता है? नहीं सर इतना टफ नहीं। नो सर, सिर्फ एप्लीकेशन ही था सिर्फ। एप्लीकेशन ही है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका क्वेश्चन हो ही जाएगा, है ना। ओके, nothing related to high current flows में positive direction shown length on the width of the spherical on the strip along the positive y direction. Due to the charge carriers experiences this, the charge carriers experience a net deflection in the z direction. This reduces the accumulation charges. Potential difference develop the charge accumulation continues the magnetic field wherein the current is in. अरे यार ये तो मैंने थ्योरी बताई है इसकी तो। थियरी नहीं सर, उसके बाबत थियरी तो आगे समझ में, क्वेश्चन नहीं पता चला। थ्योरी कौन सी है इसकी बताओगे? सर ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने पढ़ा था। किस सेटिंग? इमोशनल ईएमएफ। यस सर वो अभी पढ़ा था, वो तो सर थियरी तो पता चल गया, क्वेश्चन नहीं पता चल रहा उसका। नहीं चल रहा क्या? क्या करें? देखो पहला सवाल, consider two different metallic strips 1 and 2 of same material, their lengths are same, widths are same and thicknesses are d1 and d2. Widths are also different. 2 points K and M are symmetrically located on the opposite faces of the xy plane. V1 and V2 are the potential difference between K and M in strip 1 and strip 2. Then for a given current I flowing through them in a given magnetic field B, the correct option is. ठीक है, तो बोला गया है कि दोनों सेम मटेरियल के हैं। सबसे पहले तो इनका रेजिस्टेंस देख सकते हो आप, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, तो रो एल बाय एरिया की अगर बात करें तो वो कितना है? डी डब्ल्यू, यानी D1 W1। और दूसरे का रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कितना है? रो एल बाय D2 W2, है ना। ये आपको दिया गया है। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि करंट क्योंकि इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर V क्रॉस B का फोर्स एक लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, इससे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर ऐसे डेवलप हो गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस्टेब्लिश हो जाएगी, E1 कह सकता हूँ मैं उसे, है या नहीं? यस आप एक चीज कह सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ कोई पॉइंट K दिया गया है, यहाँ कोई पॉइंट M लिया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल ऑफ K माइनस पोटेंशियल ऑफ M, इसको मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो ये लेंथ है W, है ना। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। तो V1 को आप कह सकते हो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी E1 इंटू W1, और V2 को आप कह सकते हो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी E2 इंटू W2। क्लियर है? यस अब उन्होंने कुछ कुछ चीजें आपको बता दी हैं, V1 और V2 में आपको बतानी है चीजें। अच्छा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ओके, और D में भी रिलेशन हमें दे दी गई है। करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? सेम है। If W1 is equal to W2, दोनों की विड्थ अगर इक्वल है, एंड D1 is 2 times D2, तो V के बीच में रिलेशन आपको बतानी है ना।
ये भी यूज कर सकते हैं हम। ये हमारे पास क्या आता है, 0, ठीक है नहीं, करंट डेंसिटी इनटू रो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट दोनों में अगर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस की सेम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप ऐसे सोच के देखो कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस तरफ होगा उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, E इंटू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू बी। तो दोनों में अगर करंट सेम है तो वी डी की वैल्यू लिख सकते हो आप। आई की वैल्यू क्या होती है, ए वी डी, यानी यस दोनों सेम मटेरियल है तो दोनों का एन सेम होगा, यानी वी डी को आप सिंपली लिख सकते हो आई बाय ए एन ई, यस यानी वी डी को मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये डब्ल्यू और डी के प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो अब सिंपली अगर v1 बाय v2 निकाला जाए तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास क्या, E1 W1 बाय E2 W2। अच्छा ये फोर्स बैलेंस होने चाहिए, यानी E इंटू ई, ये है E इंटू वी डी इंटू बी। तो E की वैल्यू आपको मिल गई वी डी इंटू बी। दोनों के लिए B तो सेम है, यानी E प्रोपोर्शनल है किसके, वी डी के। तो इसी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, VD1 W1 अपॉन VD2 W2। तो V1 अपॉन V2 आपको मिलेगा VD1, ये मिल जाएगा आपको क्या, W2 D2 अपॉन W1 D1 इंटू W1 बाई W2, है ना। यस ये कट गया। अब यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हो, सिंपली हमारे पास क्या बचा, D2 बाई D1। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखो पहला ऑप्शन, W से तो मतलब नहीं, तो D1 अगर 2 D2 के इक्वल है तो D1 बाई D2 की वैल्यू आ गई 2, तो V1 बाई V2 की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 2। गलत है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही है। D1 अगर D2 के इक्वल हो जाए तो V1 V2 के इक्वल हो जाएगा। समझ आया। यस सर। इजी क्वेश्चन नहीं है पर पढ़ते तो कर सकते थे। सिमिलरली मेरे हिसाब से 22 कर पाओगे खुद से। हाँ सर वो कर लूँ। किसी को 33 तक डाउट नहीं है तो सेक्शन जी हमारे यहाँ पे सर ये ए ऑप्शन भी दिया है पीछे आंसर। क्या दिया है बेटा, सर ए और डी दो ऑप्शन दिए हैं इसमें ए और आंसर। डी ऑप्शन दिए हैं, चेक कर लो एक बार, हो सकता है मैंने गलत चेक किया हो। हाँ सर वो एक करेक्ट है, एक करेक्ट है। एक बार बस आपको पुट करके देखना है, ठीक है। रिलेशन तो यही आई है हमारी। तो अगर D1 टू D2 है तो V1 बाई V2 भी 2 हो जाएगा, है ना। सॉरी D में रिलेशन है ये, तो W1 तो W2 ही है ना, D से भी हमें कहाँ मतलब है, D से मतलब है। अरे चेक कर लोगे ना, नहीं मैच कर रहा क्या उससे, कर रहा है सर मैच। ठीक। सेक्शन ए 1 से 5 में कोई डाउट,
fourth. A current I flows in a long straight wire of cross section having uniform thin quarter ring of radius or the magnetic field at point O. Current flows out of the plane. नहीं हो पाया तुमसे? क्या किया था आपने? क्या सोचा इसमें? जल्दी बोलो बेटा। सर मेरे को क्रॉस सेक्शन इमेजिन नहीं हो पा रहा था सर। यार तुम्हारे बहुत ही ऐसे एक्सक्यूज है बेटा। एग्जाम में क्या करोगे आप? आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाना चाहिए तब आप कर पाओगे आपके हिसाब से। तो क्वेश्चन में देखो, करंट आई फ्लोज इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग फॉर्म ऑफ अ थिन क्वार्टर रिंग। तो ये इस तरह से है यार, इन आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन इनफाइनाइट है। ये आपका एलिमेंट है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। अरे अब इमेजिन हो रहा है? यस। नहीं हो रहा होगा शायद। ऐसे हमारा समझ आया? यस। तो इस तरह से करंट बाहर आ रहा है। क्या करेंगे इसमें बताओ? सर को एंगल थीटा पे जाके डी थीटा का सेगमेंट लेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर कंसीडर। इसका टाइम दिया है ना, इसीलिए दिया था कि ये सब अब मैं ना बताऊं, ये सब आप खुद करो। फिर मतलब क्या है इसका? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से लिखोगे आई क्रॉस आर, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी डीबी, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल आपका फिर से थीटा आ गया। दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक एक्स और वाई में। डीबी की वैल्यू लिख सकते हैं हम, कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई, जो भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर इतनी लेंथ में करंट आई फ्लो कर रहा है तो इतने से एलिमेंट से जो आर डी थीटा थिकनेस है, कितना करंट होगा? तो आई अपॉन क्वार्टर सर्कल की लेंथ पाई आर बाई 2 और इंटू इसकी थिकनेस आर डी थीटा। अरे है कि नहीं? तो ये हुआ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आपका डीबी आ गया है। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा? डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और एक बार आपको डीबी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। कर सकते हो खुद से? यस। सिर्फ डी थीटा ही आ रहा है वहां पे, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट? ओके 8 तक कोई डाउट? नो सर। 12 तक कोई डाउट? अरे ऐसा मत करो कि डाउट ही मत पूछो, मैं तो बोलूंगा, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ना यार। आप लोग अगर सिली क्वेश्चन नहीं करोगे तो, नहीं सर हो गया 12th। वरना कोई पूछना ही बंद कर दे। 15 तक कोई डाउट? सर 13। 13 से पहले कोई? A uniformly distributed current I flows in a long curved sheet along z-axis cross-section having the form of circular half radius and long current I. तो डीएल लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। जो ओ पॉइंट पे वायर रखा गया है। तो फिर से क्या करोगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे, है या नहीं? यस। भाई अभी जो मैंने इंटीग्रेशन बताया था वो सेम चीज आपको करनी है। यस। वाटर सर्कल ही है ये भी, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद फोर्स क्या हो जाएगा? सिंपली बी आई एल, परपेंडिकुलर ही है सीधे सीधे। इसमें करंट अगर आई है तो फोर्स आपका जो होगा, जो भी बी आता है इंटू करंट है उसमें आई इंटू उसकी लेंथ है डेल्टा एल।
निकाल सकते हो ना बेटा, ये सेम आंसर आएगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, वही चीज है ये, बस यहाँ पे एक वायर रख दिया है वो पॉइंट पे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? और यहाँ से मुझे दिख भी रहा है कि नेट फील्ड जो है माइनस आई कैप में आ जाएगी, ऐसे कुछ नेट फील्ड आएगी आपकी। इमेजिन कर सकते हो ना, देखो यहाँ वायर ऐसे हैं, यहाँ वायर ऐसे हैं, ये सभी लोग कुछ इस तरफ बनाएंगे लेफ्ट वाले, और ये सभी लोग कुछ ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो नेट किधर बचेगा? इधर वाले ही तो बचेगा, वाई वाला तो कट जाएगा ना। हाँ सर। तो नेट फील्ड ऐसी आएगी आपकी, फिर आई क्रॉस बी करोगे तो नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा, यानी माइनस जे कैप में फोर्स आएगा। सब कुछ वैलिड हो रहा है। हो जाएगा 13, यस सर हो जाए। 14, 15, 16, सर हो गया था। उसके बाद ईएमआई बोला था मैंने, किया एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कर पाए या नहीं कर पाए, सच्चाई बताओ भाई, उस हिसाब से होमवर्क देंगे। किया है सर। सबने कर लिया? यस सर। चलो बताओ एक्सरसाइज 6.1 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 6.1 ईएमआई, सर 4 फोर्थ से पहले कोई? अगर अभी भी आप लोग नहीं करके आए हो तो अभी भी बोल दो, मैं डिस्कस करूंगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा, करके आओगे तो फायदा होगा। किया है सर। आर्यन आपने किया? सर मेरा करना बाकी है। आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है क्या? अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बोलो कि सर डिस्कस मत करो, हम करके आएंगे तब डिस्कस करना। आप खुद ही के लिए नहीं बोल रहे हो, गारंटीड पूरी क्लास नहीं करके आई होगी यार। इतना भला अगर बैच होता तो फिर दुनिया दुनिया में समस्या क्या बचती। 13 लोग तो क्लास छोड़ के चले गए हैं क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड है। आयुष्मान तुमने किया? नो सर, लास्ट एक्सरसाइज बाकी है अभी। तो बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे कारण तो बताओ कि हम इसलिए नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? देखो अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा किसी भी प्रॉब्लम का? तुम क्यों नहीं बोल रहे थे ये बताओ, तुम अपना सर बताओ। पूरा नहीं, मतलब लास्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं अभी, पूरा मतलब हुआ नहीं। बोल देते ना यार। दर्पण तुमने किया है? सॉरी सर। दर्पण, राजवर्धन तुमने किया है भाई? चलो कितने सेक्शन है इसमें मैग्नेटिज्म में? सर बी सी डी ई है। टोटल क्वेश्चन लगभग कितने होंगे? एक मिनट सर बता। हम्म एक मिनट सर। आराम से देखिए। हम्म तो 30 से 40 के बीच में। 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। चलो
तो सेक्शन बी से लेके सेक्शन एफ तक, ठीक है ना, सर और 60 क्वेश्चन। जितने भी हैं। आपका टेस्ट है क्या अभी कोई? हाँ सर, संडे को। उसमें यही आ रहा है ना? यस सर। नो सर, दूसरा। वो एडवांस का टेस्ट। AITS एडवांस का है उसमें क्या आ रहा है? सर। तो स्टार्टिंग का AITS मेंस इसका का है वो। अच्छा अच्छा। तो नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए डिस्कशन रख रहा हूँ मैं, क्या क्या कर पाओगे बता दो। सर वो स्टार्टिंग के चैप्टर के PYQ बाकी है डिस्कस करने के, और उसका ही टेस्ट है मतलब। कौन से स्टार्टिंग के चैप्टर? क्या क्या आ रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, नहीं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटी। ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं बस? हाँ सर। कब तक कर पाओगे बताओ? सैटरडे को कर लीजिए सर डिस्कस। संडे को तो टेस्ट ही है। तो थर्सडे तक चलेगा। फ्राइडे फ्राइडे सर फ्राइडे या थर्सडे। चलो फ्राइडे वाली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का डिस्कशन होगा, क्योंकि उसका टेस्ट आ रहा है। इसमें आपको PYQ वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, हो जाएगा? यस सर, हो जाए। यस सर। हो जाएगा। चलो बढ़िया। तो मेरे को समझ आया कि असाइनमेंट क्यों बनवाते हैं यार तुम लोगों से, तुम लोग करके नहीं आते यार। करके नहीं आते सो तो एक बात है, पर फिर आप इतने रूड भी हो जाते हो कि आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। मुझे अपने बारे में बुरा लगने लगता है, दुख होता है ना, कि क्यों सोचा जाए जब आप खुद के बारे में नहीं सोचते। आप अपने से बड़े आदमी जो आपको बोल रहे लगातार उसके बारे में नहीं सोचते। जब आप में डेडिकेशन नहीं है, डेस्परेशन नहीं है, और नॉर्मल बेसिक ह्यूमन बीइंग में जो एटिकेट्स होते हैं कि कोई बड़ा हमसे कुछ पूछे तो हम उसका एटलीस्ट हाँ या ना में जो भी हमें अप्रोप्रिएट जवाब लगे वो जवाब दें, आपके अंदर वो भी नहीं है, तो फिर इतना लोड क्यों लेना। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप लोग PYQ करके आना यार, आपको खुद को पता है जैसी तैयारी कर रहे हो वैसे ही रिजल्ट आएगा, चमत्कार नहीं होगा। फिर बोलता हूँ मैं ये बात, आखिरी के पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो PYQ करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का, ये फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। और 29th को आपका कौन सा एग्जाम है? शायद 29th को भी कोई एग्जाम है ना? हाँ सर, यूनिट टेस्ट है। उसमें करंट इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म आ रहा है ना शायद? हाँ, मैग्नेटिज्म सर। मैग्नेटिज्म आ रहा हो है। गए। तो जिनके पास, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर कर लिया है और टाइम बचे, तो आप लोग जो सेक्शन मैंने आपको बचे हुए बताए हैं उनको ट्राई कर लेना, है ना। टाइम रहा तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है, फिर एंड करते हैं भाई। ओके सर।